दोस्तों, पिछले भाग में आपने जाना था भानगढ़ किला के उजड़ने की कहानी, अकाल, युद्ध और रहस्यमयी श्राप की शुरुआत। लेकिन आज जो आप सुनने वाले हैं वो इस किले की सबसे खौफनाक कथा है। क्या सच में एक तांत्रिक ने पूरे नगर को श्राप दिया था? क्या राजकुमारी की एक गलती ने भानगढ़ को हमेशा के लिए वीरान कर दिया? या फिर यह सब इतिहास के पीछे छिपी आधी सच्चाई और आधा अफसाना है? आज सच और डर आमने सामने होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सच सामने आएगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की छाया में खड़ा भानगढ़ किला जितना दिन में इतिहास का मौन साक्षी लगता है, उतना ही रात की कल्पनाओं में रहस्य का जीवित प्रतीक बन जाता है। भाग 1 में हमने इसके उजड़ने, अकाल, सत्ता संघर्ष और लोकविश्वासों की चर्चा की थी, पर अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां लोककथा और डर एक साथ आकार लेते हैं। कहा जाता है कि भानगढ़ के पतन के पीछे केवल प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक कमजोरी ही नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना भी थी जिसने इस स्थान को सदियों के लिए भय और जिज्ञासा का केंद्र बना दिया। यह कथा है राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक की एक ऐसी कहानी जिसे इतिहास प्रमाणित नहीं करता, पर जनमानस ने उसे अमर बना दिया। किंवदंती के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती असाधारण रूप से सुंदर और बुद्धिमती थीं। उनके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी और अनेक राजघरानों से विवाह प्रस्ताव आने लगे थे। उसी समय आसपास के क्षेत्र में एक तांत्रिक रहता था जिसे कुछ लोग सिद्ध पुरुष मानते थे तो कुछ भयभीत दृष्टि से देखते थे। कहा जाता है कि वह राजकुमारी पर मोहित हो गया और किसी भी तरह उन्हें पाने की इच्छा रखने लगा। लोक कथा के अनुसार उसने जादू टोने का सहारा लिया और एक दिन बाजार में उस इत्र की शीशी पर मंत्र कर दिया जिसे राजकुमारी की दासी खरीदने आई थी। उसका उद्देश्य था कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को लगाए वे उसके वश में हो जाए। पर कहानी यहीं मोड़ लेती है। कहा जाता है कि राजकुमारी को किसी अनहोनी का आभास हो गया। उन्होंने इत्र की शीशी को पत्थर पर दे मारा। किंवदंती कहती है कि वह पत्थर लुढ़कते हुए सीधे तांत्रिक की ओर बढ़ा और उसे कुचल दिया। मृत्यु से पहले तांत्रिक ने क्रोध में नगर को श्राप दिया कि यह स्थान शीघ्र ही उजड़ जाएगा और यहां कभी जीवन नहीं पनपेगा। कुछ ही समय बाद युद्ध, संघर्ष और आपदाओं की श्रृंखला शुरू हुई और धीरे धीरे समृद्ध नगर वीरान हो गया। इतिहासकार इस कथा को लोकविश्वास मानते हैं, पर ग्रामीणों की स्मृति में यह घटना भानगढ़ के पतन का मुख्य कारण है। यदि हम तथ्यों की ओर देखें तो 18वीं शताब्दी का समय राजस्थान के कई भागों के लिए कठिन था। सूखा, मराठा आक्रमण, व्यापार मार्गों का बदलना और राजनीतिक अस्थिरता, इन सब ने अनेक नगरों को कमजोर कर दिया। संभव है कि भानगढ़ भी इन्हीं परिस्थितियों का शिकार हुआ हो। परंतु जब कोई नगर अचानक खाली हो जाए और उसकी इमारतें ज्यों की त्यों खड़ी रह जाएं, तो कल्पना उसे सामान्य कारणों से अधिक रहस्यमय बना देती है। यही कारण है कि श्राप की कथा ने वास्तविक कारणों को ढक लिया और लोगों की स्मृति में वही स्थायी हो गई। किले की संरचना स्वयं कई प्रश्न उठाती है। ऊंची प्राचीरें, 7 द्वार, व्यवस्थित बाजार, मंदिरों की श्रेणी और राजमहल की भव्यता, यह सब दर्शाता है कि यहाँ जीवन सुव्यवस्थित और समृद्ध था। गलियां इस प्रकार बनाई गई थीं कि आक्रमणकारी भ्रमित हो जाएं। जल संचय के लिए बावड़ियां और कुंड थे। यह सब किसी शापित नगर की छवि से मेल नहीं खाता, बल्कि एक योजनाबद्ध राजधानी का संकेत देता है। फिर भी जब शाम ढलती है और हवा खंडहरों से गुजरती है तो वही स्थापत्य रहस्य का मंच बन जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद यहां अजीब सी बेचैनी महसूस होती है।
यद्यपि यह वैज्ञानिक रूप से समझाया जा सकता है, अंधेरे में मानव मस्तिष्क अधिक सतर्क और भयभीत हो जाता है, पर जनमानस इसे अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति से जोड़ देता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी यहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित किया है, पर इसका कारण सुरक्षा और संरक्षण है, न कि अलौकिक घटना। फिर भी चेतावनी पट्टिका स्वयं रहस्य को और गहरा कर देती है। भाग 2 की इस कहानी में एक और परत जुड़ती है, युद्ध की। कुछ स्रोतों के अनुसार भानगढ़ पर शत्रु सेनाओं ने आक्रमण किया था, जिससे नगर की रक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ी। संभव है कि राज परिवार ने सुरक्षित स्थान की ओर पलायन किया हो और जनता ने भी उनका अनुसरण किया हो। जब संरक्षण हटता है तो नगर स्वयं टूटने लगता है। समय के साथ इमारतें जर्जर होती गईं और प्रकृति ने उन्हें अपने भीतर समेट लिया। पर लोक कथा ने इस धीमे पतन को एक ही श्राप से जोड़ दिया। आज जब पर्यटक दिन के उजाले में भानगढ़ आते हैं तो उन्हें यहाँ मंदिरों की नक्काशी, स्तंभों की भव्यता और स्थापत्य की सूक्ष्मता दिखाई देती है। गोपीनाथ मंदिर, केशवराय मंदिर और अन्य संरचनाएं उस सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण हैं जो कभी यहाँ विद्यमान थी। यह स्थान केवल भय की कथा नहीं, बल्कि कला, धर्म और नगर नियोजन का उदाहरण भी है। परंतु मीडिया और लोक कथाओं ने इसे भारत का सबसे भूतिया स्थान कहकर अधिक प्रसिद्ध कर दिया। मानव मन रहस्य की ओर आकर्षित होता है। जब तथ्य अधूरे हों तो कल्पना उन्हें पूरा करती है। भानगढ़ की कथा में भी यही हुआ। तांत्रिक और राजकुमारी की कहानी एक प्रतीक हो सकती है, अहंकार और शक्ति के टकराव का या सामाजिक भय का। संभव है कि यह कथा बाद में जोड़ी गई हो ताकि अचानक पतन को समझाया जा सके। इतिहास अक्सर सूखा और तथ्यात्मक होता है, जबकि लोक कथा उसे भावनात्मक और स्मरणीय बना देती है। रात के समय अरावली की पहाड़ियों से आती हवा जब टूटी दीवारों से टकराती है तो ध्वनि गूंज बन जाती है। दूर से देखने पर खंडहरों की परछाइयां विचित्र आकृतियां बनाती हैं। यही दृश्य डर की पृष्ठभूमि तैयार करता है। परंतु यदि दिन के उजाले में इन्हीं स्थानों को देखा जाए तो वे सामान्य पुरातात्विक संरचनाएं प्रतीत होती हैं। इस विरोधाभास ने भानगढ़ को अनोखा बना दिया है, दिन में इतिहास, रात में रहस्य। कुछ शोधकर्ताओं का मत है कि भानगढ़ का पतन एक क्रमिक प्रक्रिया थी। पहले अकाल, फिर आर्थिक कमजोरी, फिर राजनीतिक अस्थिरता, इन सब ने मिलकर नगर को निर्जन बना दिया। श्राप की कथा संभवतः बाद में प्रचलित हुई जब लोगों ने खाली पड़े महलों को देखा और कारण खोजने लगे। मनुष्य को हर घटना का एक स्पष्ट कारण चाहिए, जब वह न मिले तो वह कथा गढ़ लेता है। फिर भी यह भी सत्य है कि लोक कथाएं केवल कल्पना नहीं होती, वे समाज की मानसिकता और अनुभवों का प्रतिबिंब होती हैं। तांत्रिक की कथा शायद उस समय के भय और अंधविश्वासों को दर्शाती है। राजकुमारी की कहानी स्त्री की मर्यादा और शक्ति का प्रतीक हो सकती है। श्राप का विचार अहंकार के परिणाम की चेतावनी हो सकता है। इस प्रकार भानगढ़ केवल एक उजड़ा नगर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक प्रतीकों का संग्रह भी है। आज भानगढ़ पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। लोग यहां इतिहास देखने से अधिक अनुभव करने आते हैं। कैमरे, मोबाइल और सोशल मीडिया ने इसकी छवि को और फैलाया है। हर तस्वीर, हर वीडियो इस रहस्य को नई परत देता है। परंतु जो व्यक्ति शांत मन से इन दीवारों को देखता है, उसे यहां भय से अधिक समय का प्रवाह दिखाई देता है कि भानगढ़ की कहानी एक ही कारण से नहीं समझी जा सकती। यह इतिहास, प्रकृति, राजनीति और लोकविश्वास का मिश्रण है। तांत्रिक का श्राप एक कथा है, अकाल और युद्ध वास्तविकता। दोनों मिलकर इस स्थान को वह पहचान देते हैं जो आज है।
और शायद यही भानगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य है कि वह हमें स्वयं से प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है। क्या हम अतीत को तथ्यों से समझते हैं या अपनी कल्पनाओं से? क्या हर खंडहर में भूत खोज लेना आसान है बजाय उसके इतिहास को पढ़ने के? लेकिन कहानी अभी यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब हम भानगढ़ किला की वीरान गलियों में इतिहास और लोक कथा के बीच संतुलन खोजने की कोशिश करते हैं तो एक तीसरी परत भी सामने आती है, मानव मन की। भानगढ़ का असली रहस्य शायद पत्थरों में नहीं बल्कि उन लोगों के मन में है जो यहां आते हैं। डर अक्सर स्थान से नहीं, धारणा से पैदा होता है। कहा जाता है कि कुछ साहसी लोगों ने सूर्यास्त के बाद भी यहां रुकने की कोशिश की। कई कथाएं सुनने को मिलती हैं, अजीब सी आवाजें, अचानक महसूस होने वाली ठंडक, किसी के पीछे होने का भ्रम। पर जब इन घटनाओं को तर्क की दृष्टि से देखा गया तो अधिकांश अनुभव प्राकृतिक कारणों से जुड़े पाए गए। अंधेरे में दृष्टि भ्रमित हो जाती है, हवा की दिशा बदलने से ध्वनि विकृत हो जाती है और सन्नाटा स्वयं में भय उत्पन्न करता है। फिर भी यह मान लेना गलत होगा कि यहाँ का वातावरण साधारण है। भानगढ़ का स्थापत्य ऐसा है कि ध्वनि दीवारों से टकराकर कई गुना होकर लौटती है। टूटी छतरियों और गलियारों की संरचना गूंज को बढ़ा देती है। यदि कोई हल्की सी आहट भी हो तो वह दूर तक फैल जाती है। यही कारण है कि शाम के बाद यह स्थान अधिक जीवंत प्रतीत होता है। इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि भानगढ़ का निर्माण 16वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। उस समय यह एक उभरता हुआ नगर था, व्यापार, संस्कृति और धर्म का केंद्र। मंदिरों की संख्या, बाजारों की योजना और महल की संरचना इस बात का प्रमाण है। परंतु हर नगर की तरह यह भी समय के साथ बदलते राजनीतिक समीकरणों का शिकार हुआ। जब संरक्षण कम हुआ तो इसकी आर्थिक धारा सूख गई। भाग 2 की गहराई में जाते हुए एक और प्रश्न उठता है, यदि यह स्थान वास्तव में शापित होता तो क्या इसके मंदिर इतने सुरक्षित रहते? क्या यहाँ की मूर्तियां और स्थापत्य शताब्दियों तक खड़े रहते? संभव है कि शाप की कथा एक प्रतीक हो, अत्यधिक महत्वाकांक्षा और संतुलन के टूटने का प्रतीक। कई विद्वानों का मानना है कि भानगढ़ की बदनामी ने ही इसे प्रसिद्ध बना दिया। यदि इसे केवल एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में देखा जाता तो शायद यह अन्य किलों की तरह सामान्य पर्यटक स्थल होता। पर भूतिया छवि ने इसे अलग पहचान दी। यही कारण है कि लोग यहाँ डर की उम्मीद लेकर आते हैं और जब मन पहले से तैयार हो तो साधारण घटनाएं भी असाधारण लगने लगती हैं। लेकिन एक और पहलू है सांस्कृतिक स्मृति। गांवों में बुजुर्ग आज भी बच्चों को भानगढ़ की कथा सुनाते हैं। यह कथा केवल डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए भी होती है, अहंकार से बचने की, मर्यादा में रहने की और प्रकृति का सम्मान करने की। इस प्रकार लोक कथा एक नैतिक शिक्षा भी बन जाती है। आज के समय में जब आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ रहा है, तब भी भानगढ़ का आकर्षण कम नहीं हुआ, बल्कि सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म्स ने इसे और लोकप्रिय बना दिया है। हर नया वीडियो, हर नई कहानी इसमें एक परत और जोड़ देती है। परंतु सच्चाई यही है कि भानगढ़ का पतन एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, न कि अचानक हुई अलौकिक घटना। फिर भी यदि आप शाम के समय वहां खड़े हों, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा हो और लंबी परछाइयां टूटे स्तंभों पर फैल रही हों, तो एक क्षण के लिए आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या सचमुच सब कुछ केवल संयोग था या इतिहास के पीछे कोई अनकही शक्ति भी थी? शायद यही भानगढ़ की सबसे बड़ी ताकत है, वह निश्चित उत्तर नहीं देता, वह प्रश्न छोड़ता है। वह आपको डराता नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर
लेकिन भाग 2 की कहानी अभी और गहराती है, क्योंकि जब हम भानगढ़ किला के खंडहरों को केवल तांत्रिक के श्राप या अकाल की दृष्टि से देखते हैं तो हम उसके एक महत्वपूर्ण पक्ष को अनदेखा कर देते हैं। उस रात को जब कहा जाता है कि नगर ने अपनी अंतिम सांस ली, लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि तांत्रिक की मृत्यु के कुछ समय बाद भानगढ़ पर एक भयंकर युद्ध हुआ। शत्रु सेना ने अचानक आक्रमण किया। राज परिवार और सैनिकों ने प्रतिरोध किया, पर संख्या और परिस्थिति दोनों उनके विरुद्ध थे। कहते हैं कि उस रात महल के भीतर अफरा तफरी मच गई। मंदिरों में घंटियां बजीं, सैनिकों ने अंतिम बार शंखनाद किया और नगर की स्त्रियों ने देवताओं से रक्षा की प्रार्थना की। किंवदंती यह भी कहती है कि राजकुमारी रत्नावती ने अपमान से बचने के लिए आत्मबलिदान का मार्ग चुना। हालांकि इतिहास में इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, पर यह कथा लोगों की स्मृति में गहराई से दर्ज है। युद्ध के बाद नगर वीरान होने लगा। कुछ लोग मारे गए, कुछ पलायन कर गए। जो बचे उन्होंने भी धीरे धीरे यह स्थान छोड़ दिया। व्यापार रुक गया, खेत सूख गए और बाजारों की रौनक समाप्त हो गई। देखते ही देखते वह समृद्ध नगर केवल पत्थरों का ढेर बन गया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प तथ्य सामने आता है, किले की संरचना पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुई। अधिकांश दीवारें आज भी खड़ी हैं। इसका अर्थ है कि नगर अचानक नष्ट नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे उजड़ा। यदि श्राप से सब कुछ तत्काल नष्ट हो जाता तो इतनी संरचनाएं सुरक्षित न रहती। इससे यह संकेत मिलता है कि पतन क्रमिक था, न कि एक ही रात में हुआ चमत्कार। फिर भी लोगों के मन में श्राप की छवि अधिक प्रभावशाली रही, क्योंकि श्राप की कहानी सरल है, एक कारण एक परिणाम, जबकि वास्तविक इतिहास जटिल है, कई कारण कई परतें। मनुष्य अक्सर सरल व्याख्या को अधिक आसानी से स्वीकार करता है। भानगढ़ के मंदिर आज भी इस बात का प्रमाण हैं कि यहाँ धार्मिक जीवन सक्रिय था। गोपीनाथ मंदिर की नक्काशी, स्तंभों की संरचना और स्थापत्य की बारीकियां उस समय की कला का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यदि नगर पूर्णतः अशुभ या अपवित्र मान लिया गया होता तो संभव है कि लोग इन मंदिरों को भी नष्ट कर देते, पर ऐसा नहीं हुआ। भाग 2 में एक और महत्वपूर्ण पहलू है भानगढ़ की भौगोलिक स्थिति। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित यह स्थान प्राकृतिक रूप से सुंदर है, पर साथ ही एकांत भी है। कई आधुनिक पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्हें वहां अजीब अनुभव हुए। अधिकतर घटनाएं मनोवैज्ञानिक प्रभाव का परिणाम थीं। जब व्यक्ति पहले से यह मानकर जाता है कि स्थान भूतिया है तो उसका मस्तिष्क हर असामान्य ध्वनि को अलौकिक मान लेता है। फिर भी यह भी सच है कि भानगढ़ का नाम सुनते ही एक अलग सा एहसास होता है। शायद इसलिए कि सदियों से चली आ रही कहानियां हमारे अवचेतन में गहराई तक बैठ चुकी हैं। जब हम वहां खड़े होते हैं तो केवल पत्थरों को नहीं देखते, हम उन कथाओं को भी महसूस करते हैं। भाग 2 की सबसे बड़ी सीख यही है कि भानगढ़ की कहानी को केवल डर के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। यह एक ऐतिहासिक नगर था जिसने उत्थान और पतन दोनों देखे। तांत्रिक की कथा, राजकुमारी का साहस, युद्ध की स्मृति, अकाल का प्रभाव, ये सब मिलकर इसकी पहचान बनाते हैं। और शायद यही कारण है कि भानगढ़ आज भी जीवित है, खंडहर के रूप में, कथा के रूप में और प्रश्न के रूप में। जब अगली बार आप उसकी टूटी दीवारों के बीच चलें तो एक क्षण के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या आप वास्तव में किसी श्रापित स्थान पर खड़े हैं या एक ऐसे इतिहास के बीच जो समय के साथ कहानी बन गया। क्योंकि सच और रहस्य के बीच की रेखा बहुत पतली होती है और भानगढ़ उसी रेखा पर खड़ा है। तो दोस्तों, क्या भानगढ़ सच में श्राप की वजह से उजड़ा
या फिर यह केवल एक राजनीतिक और प्राकृतिक आपदा का परिणाम था? सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है, क्योंकि भाग 3 में हम जानेंगे वो रहस्यमय घटनाएं जो आज भी लोगों को डरने पर मजबूर कर देती हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने वहां कुछ देखा, कुछ ने महसूस किया। क्या वो भ्रम था या सचमुच कुछ ऐसा है जो इतिहास से परे है? अगर आप इस रहस्य की आखिरी परत खोलना चाहते हैं तो भाग 3 जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। और हां, इस पूरी सीरीज से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी और अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी ज्वाइन करें। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, भानगढ़ का रहस्य अभी बाकी है। मिलते हैं भाग 3 में, जहां सच और डर का अंतिम सामना होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी है। आपका कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।